बिस्मिल्लाह करें हाथ पे स्टार्ट कर दिए मैंने रिकॉर्डिंग। ओके। तो एक तो आर्टिकल मैंने जो आप लोगों को भेजा था ना, वो था आपका कोर्टिजोल। उसमें ये बताया हुआ था कि कोर्टिजोल और ये जो आपका HPA एक्सिस है ना, जो मैंने बताया था, दो आपके पाथवेज होते हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं। तो HPA की ओवर ड्राइव के बारे में वो आर्टिकल था, और स्पेसिफिकली वो रिलेट कर रहा था ओबेसिटी के साथ। कि विसरल फैट बोलते हैं आपके, खास तौर पे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो फैट जमा हो जाती है ना, जिससे आप थोड़े थोड़े मोटे हो जाते हैं, आपके पेट में, आपके बाजुओं में, ठीक है। उसे विसरल फैट इस तरीके से बोलते हैं ऑर्गन्स के इर्द गिर्द। उसका क्या ताल्लुक होता है आपके कोर्टिजोल ओवर ड्राइव के साथ, वो आर्टिकल उस बारे में था। तो उस पे बात अभी मैं नहीं करूंगा, मैं एक और स्टडी के ऊपर बात करूंगा। और आज हम लोग एक जनरल डिस्कशन करेंगे कोर्टिजोल के ऊपर ही। आप लोगों ने इसमें से कुछ जो है तो सुना हुआ होगा स्टडी। ये स्टडी हुई थी एक अमेरिका के अंदर। अमेरिका की एक स्टेट है लुइजियाना। ठीक है, लुइजियाना के अंदर एक स्टडी की गई थी, एक एक कंट्रोल ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वो मैं एक्सपेरिमेंट आपके साथ आज शेयर करूंगा कि उसमें क्या हुआ था, उसके रिजल्ट्स क्या थे, और वो हमसे कैसे रिलेट करते हैं, हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करें। हुआ क्या था कि 12,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे डिफरेंट स्टेट से। अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से उठा उठा के 12 12,000 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे। और उन 12,000 बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटेशन की थी। ठीक है। और वो बच्चे मतलब है कि आप समझ लें कि डिफरेंट एज के थे, डिफरेंट एजेस के थे, मगर थे आपके दरमियान ये 10 से 12 15 साल की एजेस के दरमियान दरमियान थे। लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, इसमें आपकी एथनिसिटीज भी डिफरेंट थी। अमेरिकन बॉर्न नेटिव्स भी थे, मतलब पैदाइशी अमरीकी भी थे, गोरे भी थे, एशियंस भी थे, चाइनीज भी थे, काले भी थे, ठीक है, अफ्रीकन भी थे, मतलब तमाम जेंडर्स, तमाम एथनिसिटीज के बच्चे थे। और सोशो इकोनॉमिक क्लास जो होती है ना, कि अमीर भी थे, गरीब भी थे, ठीक है। तो ऊपर इस तरीके से भी हमने सॉर्ट आउट किया था। तो 12,000 बच्चों का एक पॉपुलेशन थी जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी अमेरिका के अंदर। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन 12,000 बच्चों के ऊपर टेस्टिंग की थी, बिहेवियरल लेवल के ऊपर, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट के लिए। ठीक है। डिफरेंट टेस्टिंग की थी, डिफरेंट असेसमेंट्स की थी, मतलब पेपर का एग्जाम नहीं किया था, उनको एक सिनेरियो में रख के असेस किया था कि ये क्या बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड के उनके जो है तो रिजल्ट्स क्या मिले थे। उन लोगों को ये पता चला था, खास तौर पे भी ये लोगों ने साइकोलॉजी के लेंस से ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, साइकोलॉजी के लेंस से। तो साइकोलॉजिस्ट ने ये अखज किया था कि एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद उन्होंने बड़ी एक ब्लंट स्टेटमेंट दी। ठीक है, जो रिजल्ट्स दिए ना वो बड़े ब्लंट दिए, ब्लेटेंट दिए, बड़े एक डायरेक्ट अल्फाज में दे दिए। और वो क्या थे, होते हैं कि अमीर का जो बच्चा है ना, ठीक है, उसके पास ज्यादा दिमाग होता है एज कम्पेयर टू जो गरीब का बच्चा है, उसके पास कम दिमाग होता है। वो कम काबिल होता है और अमीर वाला ज्यादा काबिल होता है। ठीक है। उन्होंने ये अल्फाज, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ऐसे उर्दू में नहीं बोला था, मगर ये ब्लेटेंटली उन्होंने ये बोल दिया था कि आपकी जो एबिलिटीज है ना, कोग्निटिव एबिलिटीज, वो डिपेंड करती है आपकी सोशल इकोनॉमिक क्लासेस के साथ। कि जितने आप अमीर से अमीर तर होते जाएंगे, फाइनेंशियल आपके अच्छे होंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आपका दिमाग जो है ना बड़ा फिट चलेगा, ठीक है, सोच सकेगा, कोग्निटिव एबिलिटी ज्यादा रखेगा एज कम्पेयर टू गरीब के बच्चों से। तो ये उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स रिजल्ट के तौर पे अनाउंस कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या, ऑब्वियस ही बात है, इस पर तो तहलका मच गया, ठीक है, कि ये क्या मतलब है, क्या बात हो गई कि अमीरों के बच्चे जो है तो सोच सकते हैं, गरीबों के बच्चे सोच ही नहीं सकते, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब जनरल मैस अवाम के पास ये बात पहुंचेगी तो वो तो उसको चैलेंज करेंगे कि इसका मतलब है कि फिर गरीबों के लिए कोई कैंपेन चलाई जाए, इसका मतलब है कि फिर मतलब है कि गरीबों को अमीर बनाया जाए। और फिर वही वाली सारी ग्लोबल बात के फिर वो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाएगा कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, खूबसूरती है निजाम की, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, न्यूरो केमिस्ट्री खोली गई, ठीक है। और अभी तो हम इस एक्सपेरिमेंट को साइकोलॉजिकल लेंस से देख रहे थे, मतलब बिहेवियर असेस करना, ठीक है, इमोशनल लेवल पर हमको चेक करना कि ये क्या बिहेवियर, क्या आउटपुट दे रहा है, आउटकम क्या दे रहा है।
मगर फिर इस रिजल्ट के बाद न्यूरोकेमिस्ट्री खोली गई और फिर हमारे पास बायोलॉजिकल साइंटिस्ट इसके ऊपर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम लोग आपके रिजल्ट्स को तो मान लेंगे, ठीक है आप सही कह रहे होंगे बेशक, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टेस्टेड रिजल्ट्स आ गए थे ना, कोई हाइपोथेसिस तो था नहीं, किसी का ओपिनियन तो नहीं था कि अमीर का बच्चा अच्छा होता है, गरीब का बच्चा कम काबिल होता है। ठीक है, ये टेस्टेड पूरा का पूरा 12,000 बच्चों के ऊपर टेस्टिंग की गई थी, फिर रिजल्ट सामने आए थे। तो बायोलॉजिस्ट ने कहा, खासतौर पर जो न्यूरोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं होता, हमें जो है ना डिटेल खोलनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी इस इन लोगों के हार्मोनल लेवल्स के ऊपर कि वो क्या वजूहात हैं। ठीक है, आपने तो ये जवाब दे दिया ना कि अमीर बच्चा है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा, कॉग्निटिव एबिलिटी से मुराद है आईक्यू, आप समझ ले, सिंपल सिंपल रखें अभी, सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा होगी अमीर बच्चे की। तो बायोलॉजिस्ट ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, हम लोग उसकी पूरी की पूरी मैपिंग करेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी एनवायरनमेंट क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अम्मी अब्बू कौन है, उसके दोस्त कौन है, उसका बचपन किस तरीके से गुजरा है, वो कहाँ उसने जिंदगी गुजारी है, ये सब हम देखेंगे और उसकी इमोशनल मैपिंग करेंगे। ठीक है, इमोशनल मैपिंग बोलते हैं कि उसके पूरे ब्रेन को स्टडी करेंगे कि क्या चल रहा है इस एनवायरनमेंट के अंदर, क्या हो रहा होता है दिमाग के साथ। फिर हम जो है ना लिंक्स जोड़ पाएंगे, डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे कि आपकी जो स्टडी है ये इसका क्या मतलब। ठीक है, तो हुआ ऐसा, फिर उन्हीं 12,000 बच्चों के ऊपर उसी तरीके से डिफरेंट एजेस, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट जेंडर्स के ऊपर जो है ना डिटेल्ड फोकस होकर स्टडी की गई दोबारा से। ठीक है, और फिर जो रिजल्ट सामने आए ना वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट को कंफर्म ही कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही है, अमीर बच्चों के आईक्यू ज्यादा ही थे, सिवाय 8 बच्चों के जो अमीर में शामिल थे। ठीक है, जिनके आईक्यू कम थे। ठीक है, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि अमीरों की विद नो एक्सेप्शन आईक्यू ज्यादा है, मगर एक्सेप्शन है, 8 लोग ऐसे हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं, 8 या 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि अमीर भी हैं मगर उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी उतनी नहीं है, वो भी उन बिहेवियरल असेसमेंट्स में पास नहीं हो पाए, वो भी वहां पे फेल हो गए। ठीक है, ये हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में अपने जो है तो इसको फाइंड आउट किया, और क्योंकि दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने हर बच्चे को इंडिविजुअली मैप किया हुआ था, राइट, तो हमने कुछ और इंडिकेटर्स और कुछ और फैक्टर्स निकाले बायोलॉजिस्ट ने दोबारा से दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और फिर सामने लेके आए कि भैया ये वो फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि गरीबों के घरों में या गरीब लोगों के साथ क्या क्या हो रहा होता है, जिस वजह से इनकी जो है तो कॉग्निटिव एबिलिटी कम होती है। ठीक है, और मजे की बात तो ये है बाय द वे कि जब बायोलॉजिस्ट ने टेस्टिंग की ना दोबारा दूसरे एक्सपेरिमेंट, तो वो तो फिर आपको पता है ब्रेन स्कैनिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, एमआरआई वगैरह इस तरीके से, आप डॉक्टर्स को ज्यादा डिटेल में पता होगा ब्रेन को किस तरीके से एमआरआई होता है। उन्होंने ये पता किया कि गरीब लोगों के जो दिमाग हैं, ठीक है, वो मतलब साइज में छोटे हैं, मतलब 21-22% से साइज में छोटे हैं वाकईतन, मतलब उनका हार्डवेयर में ही जो है ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी सोच की या हार्मोनल लेवल पे नहीं, दिमाग का साइज ही जो है ना वो एज कम्पेयर टू अमीर के बच्चे वो छोटा है। ये स्टडी दूसरे एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जो है ना अखज की, और फिर उन्होंने वो फैक्टर्स निकाले कि ये फैक्टर्स हैं बेस्ड ऑन आवर डिटेल्ड फोकस्ड स्टडी ऑन ईच इंडिविजुअल, कि किन फैक्टर्स की वजह से आपके गरीब बच्चे जो हैं तो रैशनली नाकाबिल हैं या कम काबिल हैं, नाकाबिल तो नहीं बोलना चाहिए, कम काबिल। ठीक है, और वो फैक्टर्स पता है क्या थे? वो फैक्टर्स ये थे कि उस बंदे ने ऐसे तो नहीं बोला जैसे मैं बोलने लगा हूँ, मगर जब वो फैक्टर्स आप पढ़ते हैं ना तो आप अखज कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी बच्चे थे हमारे सारे के सारे। ठीक है, मतलब जो जो उस टेस्ट में फेल हो गए थे, जो जो गरीब थे, ठीक है, जिन जिन का आईक्यू कम था, वो बच्चे थे कि उनको वो फैक्टर्स दिए गए थे, उनका वो एनवायरनमेंट था जो कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मतलब नॉर्मल सी बात है, फर्ज है, बल्कि वो तो होना ही होना है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में वो चीज होनी ही होनी है, जिनको
जिन जिन फैक्टर्स को बायोलॉजिस्ट ने कहा था कि अगर ये फैक्टर्स हुए तो आपका दिमाग छोटा हो जाएगा, ठीक है, वो फैक्टर्स क्या, वो फैक्टर्स एक चीज कर रहे थे। मैंने लास्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था कि आपके दो पाथवेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकलिटी मुझे जोड़नी पड़ेगी कि दो पाथवेज हैं जो कि आपके स्ट्रेस इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। एक मैंने बोला था एचपीए, और एक दूसरा बोला था, उसको अभी छोड़ दें, उसको जेन में ना लेके। एचपीए की जब हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है ना, ओवर ड्राइव जिसे बोलते हैं, कि वो नॉर्मली तो एक्टिवेट होना चाहिए था आपके आपको तैयार रखने के लिए, या भाग जाओ या लड़ जाओ। आपके सामने कोई स्ट्रेस इन्वायरमेंट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई शेर आ गया, कोई सांप आ गया, ठीक है, या आपके पास बॉस आ गया। बॉस तो इस चीज में फिट नहीं होता, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक वजह है। तो आपका जो एचपी पाथवे था ना जो एक्टिवेट होना था, वो जब ओवर ड्राइव हो जाता है ना, ठीक है, तब वो फैक्टर्स जो है ना आप अखज करना शुरू कर देते हो, लेना शुरू कर देते हो, और तब जाके आपका दिमाग जो है वो साइज में छोटा हो जाता है। दिमाग, उन फैक्टर्स के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसकी साइंस थोड़ी सी समझा दूं कि दिमाग क्यों छोटा होता है। हाई वो जब आपकी ओवर ड्राइव हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव हो जाता है, ओवर ड्राइव से मुराद नॉर्मल से ज्यादा ऑन हो जाए, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये बात आप लोग जहन में रख लें सारे के सारे, कि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा उस वक्त, ठीक है। वो सारे मामलात अपने जो है ना बंद कर देगा, क्योंकि अभी जो है तो बॉडी को सर्वाइवल चाहिए, अभी कोई नखरे वखरे नहीं चाहिए कि मैंने ग्रो करना है, मैंने बाल ग्रो करने हैं, मैंने मसल में प्रोटीन पहुंचानी है, या मैंने, ठीक है, जीन ट्रांसलेशन करनी है। ये सारे काम जो है ना पॉज हो जाता है, डाइजेशन, ठीक है, इस तरह की चीजें रुक जाती हैं। तो जैसे ही सिंपैथेटिक ऑन होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है या पॉज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है उन बच्चों के साथ जो 12 साल से 15 साल के दरमियान जो बच्चों की एजेस थी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो नॉर्मल सिस्टम है, उसमें एक और हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एक ग्रोथ केमिकल है, जीटीएक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, थायराइड से निकलता है। उसका ये काम होता है, जीटीएक्स का ये काम होता है कि आपकी ग्रोथ जो है ना सेल्स की, वो स्टिमुलेट करता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो के अंदर। अब होगा क्या, जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव हो जाएगा ना, ओवर ड्राइव, तो आपका ये जीटीएक्स भी रुक जाएगा। जब जीटीएक्स रुक जाएगा तो आपकी ग्रोथ, दिमाग की जो उस एज में होनी थी, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 9 साल, 8 साल, इस दौरान जो दिमाग की ग्रोथ होनी थी ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की प्रॉपर तरीके से, वो पॉज हो जाएगी, ठीक है। और होगा क्या, जैसे ही आपका बच्चा जो है 12 क्रॉस करेगा, 13 साल क्रॉस करेगा, तो तेरह तेरह जैसी क्रॉस करेगा तो दिमाग की ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है अंटिल 40 एज, ठीक है। तो आप समझ लें 14 साल से 40 साल तक का जो एरिया होता है, जो एज होती है, उसमें आपका दिमाग बढ़ता नहीं है। पहले 13 साल में जितना बढ़ जाए वो बढ़ लेता है, फिर 13 से लेके 40 तक वो जो बढ़ा होता है ना उसी को ड्राइव कर रहा होता है सारी जिंदगी, ठीक है। अब क्या होता है कि आप 12 साल तक अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव में चला गया, ठीक है, आई होप आप लोग इसकी टेक्निकलिटी को समझ पा रहे हो कि सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव का क्या मतलब है। अगर कांस्टेंट स्ट्रेस है, आपका सिंपैथेटिक ओवरड्राइव है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव मतलब कोर्टिसोल पाथवेज और जो आपका एचपीए पाथवे है वो ओवरड्राइव में रहा हो, तो आपका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, जिस वजह से एक सर्टेन सेट ऑफ बच्चों के दिमाग का साइज जो था ना वो छोटा था, 20, 22, 21, 22% से छोटा था एज कम्पेयर टू दूसरे सेट ऑफ बच्चों के। अब यहाँ पे जब साइंस जो है तो हो गई पूरी, अब आते हैं कि वो फैक्टर्स क्या आते हैं, वो मामलात क्या थे, ऐसी क्या चीजें थी कि उनका जो है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव रहा था। एक सबसे मेजर जो उस स्टडी के अंदर जो फाइंड आउट हुआ था ना, जो आइडेंटिफाई हुआ था, सबसे मेजर जो चीज वो पता है क्या थी, जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत आम है, अभी मैं बताऊंगा, आप कहेंगे यार ये तो हो ही रहा था, कि अम्मी और अब्बू
का आपस में कोई झगड़ा या आपस में कोई ऐसी टोन या ऐसा स्टांस रखना अम्मी का कि उनको शायद अब्बू जो है तो उनके खिलाफ हैं, या अब्बू के घर वाले जो है तो उनके खिलाफ हैं। जैसे जैसे बच्चे की दादी या बच्चे की फुप्पो, ठीक है, ये सम हाउ जो है तो अम्मी की एनिमी बन गई है, उनकी दुश्मन बन गई है, उनके खिलाफ जा रही है। ये स्टांस रखना सिमिलरली अब्बू की साइड से कि ये औरत जो है तो ये तो मेरी दुश्मन थी, ये था वो था, मैं तो स्ट्रेस में हूँ इसकी वजह से, मैं तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, जैसी शादी हुई तो सब जाया हो गया, ठीक है। परेशानी, स्ट्रेस और आपस की लड़ाइयाँ, जैसे ही बच्चा ये देखता है ना, जैसे एक्सपोज होता है इस चीज, तो वो स्ट्रेस हार्मोन उसमें आ जाता है, कोर्टिसोल ड्रिवन पाथवे में आ जाता है। क्योंकि एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो फिर जब हम बात करेंगे तो फिर वहां पे भी लिंक करेंगे इस चीज को, कि बच्चे का दिमाग अभी वो नहीं है कि आप उसको ये बताएं कि आपकी पुप्पो जो है तो वो जो है तो डायन है, या आपकी जो दादी है उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, ठीक है। ये एजेस नहीं है बच्चों को ये बताने वाले। वो आपका जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव में चला जाता है, और फिर उसके बाद आप घर के जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के सामने वो डिस्कशन चल रही है कि भाई बिल इतना आ रहा है, खाने के पैसे नहीं है। बच्चा अगर आपसे कहता है कि चिप्स मुझे लेने हैं बाजार जाके, तो उसको वहीं पे तकरीर शुरू कर देते हैं। वो बच्चे का अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अभी अल्लाह ने उसके ऊपर गुनाह या सवाब की जो है ना ऑब्लिगेशन आएगी, मगर अम्मी और अब्बू से ये बताया कि बेटा ये चिप्स तुमने लिए ना, तो अब्बा की जो तनख्वाह आ रही है ना वो बहुत कम हो जाएगी और वहाँ पे पैसे निकल जाएंगे, हम सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब सोचा सही किस लेवल का जो है सब बच्चे के दिमाग के साथ खिलवाड़ है। ये ये जो चीजें होती है ना डोमेस्टिक, इसको डोमेस्टिक अब्यूज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो इंटेंशनली अब्यूज कर नहीं होते, मगर दिमागी तौर पे उस बच्चे के साथ वो अब्यूज ही रहा। जी। मलाइका, मैंने आपका हैंड रेज मैंने भी देखा। मैं ये कहना चाह रही थी यहाँ पे कि आपने कहा है कि बच्चे के सामने फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह हैं या फैमिली इश्यूज हम डिस्कस नहीं करने चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप बच्चे को एक्सपोज करेंगे उसके मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, बजाय इसके कि आप उसको सारा बचपन उसका ख्वाबों में गुजारे और बड़ा होकर उसको पता चलेगा अच्छा ये तो मेरे साथ पहले से ही मसले थे, मुझे अब पता चल रहा है। तो फाइनेंशियल इश्यूज तो ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो बच्चे को स्टार्ट से ही बता देने चाहिए कि आपकी इतनी कैपेसिटी है, आपने इसको इस तरह से सेव करना है और इस तरह से आपने इसको जो है आगे यूज़ करना है। ये चीज़ हम नहीं ले सकते तो आपने इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़िद भी नहीं करनी। तो ये बताने के वेज़ होंगे मेरे ख़्याल से, इस चीज़ को बच्चे को अपने लेना चाहिए। हाँ, बताने का मेथड जो है वो चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तरीका चेंज करें ना। हमारे यहाँ क्या होता है अम्मी अब्बू के यहाँ, आपको पता है, कोई ये तो नहीं कहता कि हम लोगों ने जोड़ी होती है ना उस पैसे की सर्वाइवल जोड़ी होती है अपने इसके साथ, कि भाई ये जॉब करो तुम चिप्स लोगे तो ये जो है तो अब्बा जो है तो तुम्हारे परेशान हो जाएंगे, बिजली का बिल, लाइटें ऑफ करो, टीवी बंद करो, ठीक है। इस तरह की चीजें बच्चों को क्यों बता रहा हूँ, अभी उसका दिमाग ही नहीं बना। इससे होता पता है कि मैं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि अगर आप बताएंगे ही तो वो जैसे बड़ा होगा तो वो कहेगा यार ये तो मेरे साथ मसाइल चल रहे थे, मैं अब इस काबिल ही रहा कि मैं उन मसाइल को कॉम्प्रहेंड कर सकूँ। ऐसे नहीं होता। आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट होती है ना, वो 13th ईयर या 12th ईयर में होती है। उसके बाद जो है ना आप उसको अध्ययन का इल्म, पॉलिटिक्स का इल्म और तमाम चीजें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेस, ये सब कुछ सिखाएं। उसके बाद वो उस चीज को पकड़ पाएगा, उससे पहले नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो उससे पहले कोई टोपी नहीं बनती उसको, जो है ना साइंटिफिकली स्पीकिंग, उसको ये चीजें बताने की। वो सिर्फ प्यार की एज है, उसकी ऑक्सीटोसिन की एज है। और लिटरली आप पाकिस्तान में ना, हम सब पाकिस्तान में, हमें पता है, हम सब उसी 10 साल से जो है ना यही सुनते आ रहे हैं कि जी मेरी तो है ना वो जो है तो अम्मी की तरफ। अच्छा, एक एक बहुत बड़ा मुआवजा, मुआवजा तो नहीं कहना चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह, मगर आप ये सोचें कि हम अगर 22 करोड़ हैं या 23 करोड़ हैं, कितने भी, हमने नहीं पता क्या तादाद होगी, 23 करोड़ बच्चों की, 23 करोड़ पप्पो, 23 करोड़ दादियां जो है तो वो इसमें, और 23 करोड़ खाला जो है, और 23 करोड़ मामू जो है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से, ठीक है। ये कोई दुखा तो नहीं लगा, ये क्या हुआ, ठीक है। और ये सबके साथ हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है। जी मैम, आपका अभी हैंड रेज है। जब आपने बोला हो ना तो आप आदमी उठोगे तो नहीं बोल दिया। जी बोला, आप कुछ कहना चाह रही।
पहले हैंड रेस था, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब जितना जल्दी हो सके ना बच्चे को ये चीज़ें बतानी चाहिए। ये नहीं कि आप वेट करें, उसको पहले से ही ऐसा सिस्टम दें कि आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ें बताना शुरू करें ना बिफ़ोर 13 उसको इन सारी चीज़ों का इल्म हो। अब अगर हम देखते हैं तो अंग्रेज़ों के जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट तो नहीं होते पाकिस्तानी बच्चों से, लेकिन सिर्फ़ यही है कि उनको स्टार्ट से ही बच्चा नहीं समझा जाता। ये हम जो है वो बस बच्चे को लाड ही करते रहते हैं, लाड ही करते रहते हैं, नहीं जी बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। तो उसको थोड़ा-थोड़ा बताना स्टार्ट करेंगे तो अब्ज़ॉर्ब करेगा ना टाइम नहीं, के साथ। लाड जो है ना वो ये चीज नहीं है कि आप अगर उसको फाइनेंशियल इश्यूज से दूर रखेंगे तो वो आप लाड कर रहे हो उसके साथ। ये है आपके पास, ये एक अलग टॉपिक है कि आप जो थ्रेश होल्ड सेट करते हैं ना दिमाग के लेवल का, आप उसकी जो ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा वो उसका थ्रेश होल्ड बढ़ा रहे हैं। लाड ये है कि आप उस थ्रेश होल्ड को कम करें। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है तो चलते चलते गिर गया, वो क्या हो गया, वो खाना शुरू बहुत बैठा लिया, सफाई की, ठीक है, उसको उसका जो थ्रेश होल्ड है ना वो इंक्रीज करे। मगर फाइनेंशियल इशूज बताना और ये जो मैं बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक अब्यूज की बात करना, मतलब अम्मी अगर है तो वो अपनी दादी की जो है तो बुराइयां कर रही है बच्चे के सामने, या अपने अबू को भी कर रही है कि तुम्हारा ये जो अबू है ना ये इसने मेरे ऊपर बड़े जुल्म ढाए थे, और अगर वो कर नहीं रही जरूरी नहीं कि अम्मा बोले भी 10 साल के बच्चे को बोले ये बिठाए, जबकि शो करा देती है ना तब उसका जो है ना वो सिंपैथेटिक टर्न होने लगता है। आप लोगों ने ये बहुत चीज सुनी होगी कि बच्चे जो है ना उस एज में सुनते समझते नहीं है, वो सिर्फ कॉपी कर रहे होते हैं। इनपुट की एज है, जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी इनपुट की एज है, और वो आप ये नहीं कि आप उनके सामने टेबल पे बैठेंगे और आप उनको कुछ समझाएंगे कि देखो बेटा आपकी जो दादी है ना उसने मेरे साथ ये जुल्म किया, तब वो समझेगा। नहीं नहीं, जब आपकी दादी घर में एंटर होगी ना, जो आपकी अम्मी शक्ल बनाएंगी ना, उस वक्त शक्ल जो है ना बच्चा पिक करेगा, ठीक है। और वो जो है ना अपने सेंसरी उसके अंदर लेके जाएगा कि ये अब जो है ना सम सर्वाइवल मोड में आ गई, लिहाजा वो उसका जो है ना सिंपैथेटिक ऑन हो जाएगा। जी हाँ ना, आप कुछ कहना चाहते हैं? ना आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके आप लोगों को थोड़ा सा शोर आ रहा होगा मुझे से, बट मैं अपना वाइफ बता रही कि हेलो जी जी बोले हेलो, बोले। am I audible? जी जी हेलो, जी जी आमना आ रही मैं है ये आपकी बताना आवाज। चाह रही हूँ कि अगर 13 साल तक बच्चे का दिमाग फुली डेवलप हो जाता है तो आज अगर बच्चे का दिमाग 13 साल तक फुली डेवलप हो जाता है तो फिर 13 साल तक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो बता देनी चाहिए ना, उसको सिखा रही आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है। आपका माइक नहीं ठीक, या नेटवर्क इशू है कोई? अब आ रही है? जी नहीं जो आ रही। जी जी आ रही है। आपका मेरे ख्याल लैग हो रहा है, आपकी आवाज बाद में आ रही है और मेरी आवाज आपको बाद में आ रही है। आप लिख दें या तो टेक्स्ट कर दें। आप ये मैं जो समझा हूं अभी तक, आप ये कह रही हैं कि आप 13 साल से पहले बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाने से जो है तो आपका सिंपैथेटिक का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो है ना एल्गोरिदम डेवलप करती है, वो आपको मैथमेटिक्स उसको सिखानी, वो अलग, ठीक है, वो अलग चीज है। मगर आपका जो सिंपैथेटिक टर्न ऑन हो रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक डिस्टरबेंसेस से, और बच्चों के सामने ये चीज़, ये स्पेसिफिक हो रहा हूँ मैं क्योंकि जैसा मैंने स्पेसिफिकली लास्ट आर्टिकल भेजा था कि कोर्टिजोल और एचपीए सिंपैथेटिक मोटापे के साथ कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सिंपैथेटिक को घरेलू डिस्टरबेंसेस के साथ लिंक कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। वॉयलेंस वॉयलेंस तो बहुत बड़ा लफ्ज आपने बोली, घर में वॉयलेंस थोड़ी हो रहा। जी अहमद भाई आप बोले। अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही।
नहीं आ रही सर आपके पास, मेरे ख्याल आपका माइक जो है ना वो भी मस्ती कर रहा है। चले, जब आपकी आवाज आएगी तो मैं समझ जाऊँ। अभी तक आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरे ख्याल उनका नेटवर्क इशू था, वो लीव कर गए। तो कहाँ पे था मैं? हम्म, हाँ मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जब आपके घर में बच्चों के सामने आप अपना जो स्टांस है। जी अहमद। आई थिंक कोई इशू आ रहा है, मेरी बात आ रही है? जी जी अब आ रही। मैं सिर्फ कह रहा था कि आप सिंपैथेटिक को थोड़ा एग्जाम्पलीफाई कर देना, लाइक फॉर एग्जांपल माँ बाप ही आपस में अगर लड़ते हैं, बेशक बच्चे को वो कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन एज अ लाइक एक दिमाग जो लर्न कर रहा है वो यही सीखता है कि लाइक हर वक्त ही वो स्ट्रेस में रहता है कि अच्छा ये ऐसे ही होता है, आपने नॉर्मल बात भी चीख की करनी है। तो दैट्स काइंड ऑफ अ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ना कि उसको लर्निंग में, वो तो टोटली डिफरेंट पैरामीटर है। एक एग्जांपल मेथड आप देकर दे सकते हैं, अगर कोई एक दो और दे दें। हाँ बिल्कुल, ये बात है, मैंने बिल्कुल सही की है कि लर्निंग जो है ना वो टोटली डिफरेंट है। और सिंपैथेटिक क्यों टर्न ऑन हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है कि कोई भी बात अगर की जाए तो उसमें लड़ाई हो जाएगी। खासतौर पे पेरेंट्स जब आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं टेबल पे बैठे हुए, ठीक है, छोटी छोटी बातों में लड़ना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीवी लेके आई है खाना, अब्बू जो है तो जो उसका शौहर है वो कहेगा यार ये क्या बनाया यार, और ये जो उसकी टोन होगी ना, जो जिस टोन से वो बोलेगा यार ये क्या बनाया यार, ये टोन काफी है बच्चे के सिंपैथेटिक को जगाने के लिए। आपने उठ के उसको चपेड़े नहीं मारनी बीवी को, मारेंगे तो जो है तो बच्चा स्ट्रेस में आएगा। मैंने कहा ना बच्चे अभी उस स्टेज पे नहीं है कि वो सोचेगा समझेगा और चीजें रिलेट करेगा कि भाई क्या हकीकत है, ह्यूमैनिटी क्या है, एथिक्स क्या है। नहीं नहीं वो 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 सिर्फ आपको अभी इनपुट रिसीव करेगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। जैसे ही वो देखेगा ना कि जैसी अम्मी ने मेरी खाना रखा है टेबल पे और अब्बू की शक्ल बन गई है और अब्बू की वो आवाज निकली है गले में से जो नॉर्मली नहीं निकलती, और सम हाउ डिस्करेजिंग टोन है मेरी अम्मी के लिए कि यार ये क्या बनाया है यार, ये तो मैं खाता ही नहीं, ठीक है, इस तरह से एक डिस्करेजिंग टोन है। वो काफी है बच्चे के आपको ना सिंपैथेटिक जगाने के लिए। और वहां से जो है ना, ये वो फैक्टर्स हैं घरों में जो आपको आपको कांस्टेंट स्ट्रेस में रखते हैं, जिसको ओवर ड्राइव या हाइपर ड्राइव, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। जिस वजह से आपके दिमाग का साइज वाकई में छोटा हो जाता है क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑफ हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ ग्रोथ नहीं होती, पैरासिम्पैथेटिक एक और बहुत सारे जरूरी जरूरी काम करता है, जिसमें डाइजेशन है, जिसमें आपकी रिप्रोडक्शन की पूरी साइकिल है, वो भी पैरासिम्पैथेटिक कर रहा होता है। आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स है ना उस पर भी इम्पैक्ट आता है। खास तौर पे हम लोगों को बहुत, कल मैं एक बात कर रहा था, मेरे एक आंटी आई हुई थी उधर हमारे ऑफिस में ना, तो हम लोग को डिस्कस कर रहे थे, कोई ऑडिट वगैरह चल रहा था। तो वो आंटी मेरे बॉस की बीवी है वो, ठीक है, तो वो मुझे कहती हैं कि यार आजकल जो है ना मर्द मर्द नहीं रहे, मतलब उनमें जो है ना नस्वानी खसूसियात आ गई हैं और वो बहुत ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मतलब फंस जाते हैं उसमें। डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ठीक है, मर्दों का तो ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई ये बात है, ये सोल्यूशन है, ठक करके खत्म, कहानी खत्म बस। वो आजकल के मर्द वो कहती है फंसे हुए हैं, डिस्कशन खींच के लेके जा रहे हैं, महीने हो गए हैं, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा, कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो इस सेंस में ना वो बात कह रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही है, आप जो टेस्टोस्टेरोन का जो ड्रॉप है वो तो फैक्चुअल है, ये कोई ओपिनियन बेस्ड बात नहीं है कि मर्द मर्द नहीं रहे। ये ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेड पूरी की पूरी कि मर्द मर्द नहीं रहे और ना ही लड़कियां लड़कियां नहीं है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गए। अल्लाह ने नहीं कहा था कि सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव में जिंदगी गुजार दो। सिंपैथेटिक आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑफ कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक में आपकी टोटल रिप्रोडक्शन जो है ना उस चीज की बननी है, वो आपकी बनती नहीं। और टेस्टोस्टेरोन
सिर्फ सेक्सुअल हार्मोन नहीं है, वो आपकी मर्द को जो है ना मर्दानगी अता करता है। ठीक है, जो इनिशिएटिव लेने की जो ड्राइव होती है ना, जो मर्द की इनिशिएटिव लेने की जो ड्राइव होती है कि 15,000 लोग बैठे हैं, मैं करूंगा ये काम, मैं करूंगा, ये आंसर खत्म हो गया हमारे मर्दों से कि मैं लीड करूंगा, मैं सामने आऊंगा, मैं इसका हल बताऊंगा, मैं लेके चलता हूँ, मसला आ रहा है कोई मसला नहीं, मैं इसको ठीक करता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ डंडा लेके, डंडा नहीं सॉरी, मतलब उस लीडरशिप का तकाजा मैं पकड़ता हूँ, मैं सही करता हूँ सबको। ये आंसर खत्म हो गया हमारे मर्दों के अंदर से खास तौर पे। तो खैर चलेंगे, तो एक साइड नोट मैंने बता दिया कि आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑफ हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल जो है तो हम पढ़ लेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक आयत बताना चाहता हूँ, बल्कि दो आयतें बताना चाहता हूँ, टाइम में से कम ही रह गए। उसके बाद जो है ना ओपन डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो भी कुछ बोलना। अ, मुझे 2 मिनट है, मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर कर लूँ, मैं कुछ ना आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी आपको नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी माद भाई आ रही है। ओके यार, इसको छोटा कैसे करेंगे? मेरे ख्याल में आना चाहिए। ओके, अच्छा अब मैं आपको जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक लिंक देता हूँ आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, ये आयत आपके सामने नजर आ रही है, आयत नंबर है आपके पास 10, सूरा नंबर 28 की। ठीक है, इस आयत की पहले हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या हुआ था। कि उर्दू में मैं बताता हूँ कि ये उस वाक़े की बात हो रही है जब मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी में डाल के दरिया में फेंक दिया था। ठीक है, ये उस सिनेरियो की ये बात हो रही है। अल्लाह क्या बोल रहे हैं? अ, अस असबहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगा। ठीक है, क्या मतलब कि यहाँ पे आपने इस पे फोकस करना है, फुआद। ठीक है, ऊपर आप ट्रांसलेशन देखें, क्या नजर आ रही है आपको ट्रांसलेशन? हार्ट। ठीक है, नीचे यहाँ पे भी लिखा आ रहा है हार्ट, कि मूसा की अम्मी का जो दिल है ना वो खाली खाली हो गया। ठीक है, और इन कादत लितुबदी भी, मतलब कि वो इतना खाली हो गया कि मतलब है कि वरना होता ही है कि वो मूसा की आइडेंटिटी चीख चीख के लोगों को बता देती। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं ट्रांसलेट कर रहा, एक आपको मफहूम बता कि जैसे ही उनकी अम्मी ने मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी में डाला और दरिया में फेंका, तो उनके दिल के ऊपर वो कैफियत तारी हुई कि उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं सबको बता दूं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि लोग उनको बचा लें। अब इसको ना जरा पहले 2 मिनट इस आयत पे जाने से पहले इसका थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन करें कि आप एक न्यू बॉर्न बेबी को, ठीक है, इन्फेंट को, एक माँ की हैसियत से आप सोचें। जो लड़कियां हैं खासतौर पर वो रिलेट कर पाएंगी, लड़के तो नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, बट स्टिल ठीक है, फीलिंग्स तो हैं हमारे पास भी, ऐसा भी नहीं। छोटे बेबी को, इन्फेंट को आप टोकरी में डाल के दरिया में फेंक रहे हैं। ठीक है, और क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि फिरौन ने उधर हुक्म दिया था कि कोई लड़का नजर आए तो मैं इसको जो है तो कत्ल कर दूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अब दरिया में फेंक देंगे उसको, मतलब डाल देंगे अपने बेबी को, तो ये क्या गारंटी है आपको कि फिरौन जो है तो उसको नहीं मारेगा? ऐसा नहीं हो सकता क्या थोड़ी देर आगे जाके फिरौन के जो है तो वो जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, वो फिर रहे हो, चल फिर रहे हो, वो देखेंगे यार ये बच्चा फिर रहा है, मर रहा है, मार दो उसको। या वो फिरौन के पास कहीं पे चला जाए, ऑब्वियसली मिस्र पूरा दरिया में एक बच्चा तैर रहा है, क्या किसी को पता नहीं चलेगा कि एक बच्चा चल रहा है? ये गारंटी तो नहीं हो रही कि आपने बच्चे को दरिया में डाल रहे हो तो बच जाएगा फिरौन के उस हमले से। ठीक है, गारंटी तो नहीं है, परेशानी है, सेल्फ परेशानी। दूसरी बात ये कि फिरौन को छोड़ा, अपने छोटे बच्चे को आपने दरिया में डाल दिया। सबको पता है दरिया में मगरमच्छ भी होते हैं, सांप भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, क्या क्या होता है।
अब फिर उनको छोड़े, आप अगर ये विजुलाइज भी करें ना कि मेरा बच्चा उस टाइम दरिया में तैर रहा होगा, ठीक है, पता नहीं कोई मखलूक उसे कोई खा ना ले, चोट ना पहुंचा दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या वो उलट ना जाए, किसी पत्थर से ठोकर खा के जो है तो टोकरी उलट ना जाए, ठीक है। दरिया को वो पौंड थोड़ी सा कोई शांत किस्म का पौंड के, स्टिल पानी है और धूप ऊपर से पड़ रही है और बड़े मजे से जो है तो भाई साहब कश्ती की तरह तैरते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना। दरिया में डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, बच्चा उलट भी सकता है, मतलब आपने बच्चे को पानी में डाला, अब आप भूल जाओगे वो बच्चा जो है ना जिंदा जो है तो मिलेगा, और ना सिर्फ जिंदा मिलेगा, वो ब्रूटली जो है ना वल्नरेबल हो गया, ब्रूटल तरीके से। अब उसको कोई जानवर भी खा सकता है, अब उसको वो डूब के भी मर सकता है, घुटन से मर सकता है, ठीक है, उसके लंग्स में पानी चला जाएगा। सोचें कितनी ब्रूटल जो है तो एक विजुअलाइजेशन। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अब ये वाकया चल रहा है और अल्लाह बता रहे हैं कि जैसे ही आ, उनकी अम्मी ने मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डाला, तो बहुत करीब था कि वो चीख चीख के बता देती कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देती कि ये मूसा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट में थी। अभी जो मैंने एग्जांपल दी ना, वो उस स्टेट में थी कि वो बहुत करीब थी। लौला, अगर, अब यहाँ पे आप देखें, रबतना अला कल्बिहा, अगर हम उन उन उस अम्मी के दिल को, रबतना बोलते हैं बांधने को, ठीक है, टाई करने को। अल्लाह फिर कह रहे हैं अगर हम उसके दिल को बांधते ना, अगर हम उसके दिल को ना बांधते, तो बहुत करीब था कि वो चीख पुकार करके उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देती, ठीक है। और अगर हम उसको दिल को ना बांधते, तो जो उसका, अब यहाँ पे ये देखें आप, अब आप फोकस करें, ये फुआद आपको नजर आ रहा है, इसकी क्या ट्रांसलेशन आपको नजर आ रही है ऊपर? हार्ट। ये कल्ब आपको नजर आ रहा है, उसकी क्या ट्रांसलेशन आपको नजर आ रही है? हार्ट। ठीक है, आप उर्दू में भी आयत देखेंगे ना तो आपको फुआद और कल्ब दोनों की जो ट्रांसलेशन है ना वो दिल दिल मिलेगी, ठीक है। मगर दोनों की ट्रांसलेशन सेम नहीं है। अब क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। फुआद का जो लघवी मानी है ना, जो उसकी रूट वर्ड का मतलब होता है, वो ये होता है कि एक, एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा जो आग में पड़ा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लहमिन फईद। ये वो गोश्त का टुकड़ा जो आग में पड़ा, ठीक है। और वो आग आपके दिल की उस स्टेट को बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ना एक वर्ड दूंगा, आप लोगों को पता चल, उस स्टेट को बोलते हैं जहां पे आपके कोई एक इमोशन ओवर ड्राइव हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई गुस्सा आपके ऊपर हावी हुआ है, या कोई सैडनेस हावी हुई है, या कोई जॉय हावी हुआ है, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी इमोशन ओवर ड्राइव हुई है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इसके बहुत स्पेक्ट्रम है। अगर जॉय ओवर ड्राइव हुआ है तो भी फुआद है वो, अगर गुस्सा ओवर ड्राइव हुआ है, ओवरवेलम हुआ है, तब भी फुआद है वो, और अगर सैडनेस ओवर ड्राइव होगी तब भी फुआद है वो, ठीक है। और कल्ब जो है ना, कल्ब, कल्ब बोलते हैं स्टेबल हार्ट को, कोई ओवर ड्रिवन आपकी जो है तो मामलात नहीं चल रहे। तो अब अगर मैं इसको साइंसी जबान में, जो मैंने आपको लेट लास्ट क्लास पढ़ाई, अगर बोलूं, तो कल्ब जो है ना वो आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टेट को बोलते हैं, और फुआद जो है ना वो आपकी, इफ आई लिंक इट टू कोर्टिजोल, तो आपकी सिंपथेटिक ओवर ड्राइव को बोलते हैं, फुआद को, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बताने का क्या मकसद था, अभी मैं आपके सामने एक और आयत देता हूँ। यहाँ से मैंने आपको ये समझाना था कि फुआद और कल्ब जो है ना उनके अंदर डिफरेंस है। अब अल्लाह कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का जो फुआद था ना वो खाली हो रहा था, ठीक है। मतलब कि उनके ऊपर एक सिचुएशन तारी हो गई थी कि वो एक ग्रीफ के और सैडनेस के और शॉक के इमोशन से ओवर ड्राइव हो गई थी, ठीक है। और वो चिल्लाने लगी थी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पॉज होता है, आपकी रैशनल थिंकिंग
रुक जाती है, कमजोर हो जाती है। आप कोई भी उल्टी हरकत उस टाइम कर सकते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की स्टेट में आप बहुत वल्नरेबल होते हो कोई भी ऐसी हरकत करने के जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक और आयत खोलता हूँ कि अल्लाह उसके बारे में बोल क्या रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुझे किसी से कोई मैसेज किया हुआ या कोई हैंड रेस किया तो मुझे जो है ना उसका नहीं पता चल पा रहा, तो काइंडली खुद ही अनम्यूट होके या कोई बंदा मुझे बता दे कि भाई ये बंदा ये बोलना चाह रहा है या ये बंदा अ, जी हाँ जी, ये वाली आयत। यहाँ से आप आगे पढ़ेंगे, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कि आप, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपने जो सुना, जो देखा और जो फुआद की स्टेट में जो भी आपसे काम हुए, ठीक है, उसके बारे में आपसे सवाल हो। अब इसका मतलब ये है, अब ये बहुत जो है ना क्रिटिकल बात है यहाँ पे, वो ये है कि आप जब सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव के अंदर होते हो ना, तो आप सीधी सी बात है रैशनल और कोग्निटिव अपनी एबिलिटीज खो देते हो। उस टाइम आप सोच समझ के फैसला नहीं ले जाते। ना सिर्फ ये, आपके साथ और भी जो है ना जिस्मानी लेवल पे बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज की टॉलरेंस कम हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस कम हो जाती है, ठीक है, विसरल फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके पास अभी जो मैंने बताया कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स जो है तो कम कम नहीं, सॉरी, रुक जाते हैं, बहुत अपना फंक्शन जो है तो डिस्टर्ब कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग भी आपकी इम्पैक्ट हो जाती है। कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि सोच समझ के सही फैसला आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो अल्लाह ने सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव के अंदर रहते हुए जब आप उल्टी हरकत करते हैं ना, तो उस उल्टी हरकत का भी सवाल होगा आपसे। यहाँ पे अल्लाह ने फुआद का लफ्ज बोलते हैं, जो आपने सुना, जो देखा और जो फुआद है, ठीक है। सुना और देखा तो समझ आती, कोई गलत चीज सुन ली, गाने या कोई जानबूझ के कोई फहश चीज सुन ली, गीबत वगैरह इस तरह की चीज, सवाल होगा। बसर भी समझ आता है, जो चीज देखी जानबूझ के गलत चीज देखी, सवाल होगा। फुआद, अब उसको ना है ना ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका के अंदर भी है कि सिंपैथेटिक ओवरड्राइव जब हो जाता है ना, तो वो उसको कोर्ट के अंदर जस्टिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े मजे का यहाँ पे एक केस है कि जब अमेरिका के अंदर पुलिस चेज हो रहा होता है ना, नीड फॉर स्पीड की तरह, वो गाड़ी आगे जा रही है, पीछे 3-4 पुलिस आ रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, ठीक है, उस गाड़ी को पकड़ने के लिए, और हाईवेज के ऊपर फुल स्पीड में ओवरटेकिंग चल रही है, जो पुलिस चेज हो रहा होता है प्रॉपर। तो होता क्या है, चेस करते 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 एंड एंड जब उस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है जो भाग रही है, तो वो उसको रुकना पड़ता है, जाहिर बात है। फिर जब पुलिस वाले उस बंदे को पकड़ लेते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं, उस बंदे को घसीट के दरवाजे से बाहर निकालते हैं और लगाते हैं 2-4, ठीक है, और फिर उसको हैंडकफ लगाते हैं पीछे से और ठुड्डे मारते हैं उसको, और फिर उसको गाड़ी में बिठा के जेल ले जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर जो लॉ है ना, कि आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपने किसी को हाथ लगाया, किसी को टच किया, तो आप सू कर देते हो। तो होता क्या है कि इस इन केसेस में ना, आप पुलिस वालों के ऊपर जो है ना केसेस हो जाते हैं। जो बंदा भाग रहा होता है ना, जो चेस कर रहा होता है, वो पुलिस वाले को सू कर देता है कि इसने मुझे मारा कैसे, ठीक है, ये मुझे मार नहीं सकता। और ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ऊपर हेलीकॉप्टर भी है, गाड़ियों के आगे कैमरे भी लगेंगे, बाकी पुलिस वाले ने तो ठुड्डे भी मारे हैं, उसको चपेड़े भी मारी है, सब कुछ किया, ठीक है। अब पुलिस वाला पता क्या जस्टिफिकेशन देते हैं उनके वकील जो है पुलिस वालों को, इमोशनल लेवल पे आके वो कहते हैं कि ये जो मार कुटाई हुई है ना इस चोर के साथ, ये इंटेंशनली नहीं हुई, ये रैशनली नहीं हुई, ये कॉग्निटिव एबिलिटी
सेफ्टी को इस्तेमाल करके नहीं हुई, बल्कि ये आपका सिंपैथेटिक ओवरड्राइव हुआ था और आपका एड्रेनलिन रश हुआ था बॉडी में। लास्ट क्लास में याद है मैंने बताया था कि बिल्कुल एक्यूट सिंपैथेटिक ऑन करने के लिए जो केमिकल है वो एड्रेनलिन है, एपिनेफ्रीन। तो एपिनेफ्रीन का इतना रश हुआ था कि आप ओवर ड्राइव में थे उस वक्त, ठीक है, मतलब हावी हुआ था उस टाइम आपका सिंपैथेटिक आपके पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर। तो ये चपेड़े जो है ना, ये असल में एड्रेनलिन ने मारी है, ये आपके पुलिस वाले ने नहीं मारी, ठीक है। तो लिहाजा ये बरी जिम्मा हो रहा। और अमेरिका में वाकई आपके सिंपैथेटिक ओवर ड्रिवन एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये बंदा जो है ना अपनी सोच में नहीं था, रैशनल में नहीं था, कॉग्निटिव एबिलिटीज की नहीं थी, तो लिहाजा ये माफ है, माफी तलाफी, ठीक है। अमेरिका के अंदर ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जबकि यहाँ पे हमने देख लिया कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि नहीं बेटा, ऐसे ही नहीं हो सकता। ऐसे ही नहीं हो सकता कि आप जो हो तो अपने ऊपर इमोशन को हावी करो और माफी तलाफी ले लो कि नहीं वो मैं तो गुस्से में था। शौहर जो है तो बीवी को दो चार सुना दे बड़ी बातें गुस्से में आके, तो बाद में वो जितनी मर्जी जो है ना उसके साथ मोहब्बत वाली बातें कर ले, जितना मर्जी उसको जो है तो बुला के दे दे, उसके लिए जो करना है कर ले। एक बार गुस्से गुस्से से बात कर लिया, अब एज अ इंसान हमें भी पता है कि फिर बाकी फूलों वगैरह का कोई इम्पेक्ट होना नहीं। और ना ही वो शौहर जस्टिफाई कर सकता है कि नहीं यार वो मैं स्ट्रेस में था, काम के स्ट्रेस में था, वो मेरे ऊपर एक बड़ी परेशानी आई थी। नहीं नहीं सर, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेम अल्लाह ने भी ये बताया कि नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता। आपका आपको अपने ऊपर अपने ही इमोशंस हावी नहीं होने देने, और अगर हो दिए और आपने कोई उल्टी हरकत कर दी तो जिम्मेदार आप ही हैं सर, ठीक है। यहाँ पे इतनी खूबसूरती से अल्लाह ने कहा ना कि जो सुनोगे जो देखोगे और जो फुआद के अंदर आके उल्टी हरकत करोगे, कुल्लू उलाइका काना अनहु मसऊला, उन सब का जो है ना उन लोगों से सवाल हो। किसी शक में किसी उसमें ना रहेगा कि ये तो मैं मासूमियत में मारा गया। और जिस तरह मैंने कहा ना दुनिया में तो ऐसे ही हो रहा है, इवन पाकिस्तान में भी आई गेस ऐसे ही हो रहा होगा। अमेरिका की कहानी है कि ये तो मैंने शऊरी तौर पे नहीं किया। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये ले लेते हैं कि आपको अगर आपके अब्बू चपेट मार देते हैं खींच के, और लड़का जो है 18 साल का वो बड़ा नाराज होके रोते रोते कमरे में चला गया। अम्मी आती है 5 मिनट बाद, कहती है नहीं नहीं कोई मसला नहीं, खैर है। अब्बू जो है ना वो ऐसे नहीं है, वो दिल के बड़े साफ हैं, मगर वो बस कभी कभार ना इस हॉल में आ जाते हैं। तो वो जो ये हॉल है ना वो है ये आपका फुआद। ये हॉल जो है ना ये है आपका सिंपैथेटिक ओवर ड्रिवन सिस्टम। और यहाँ पे कोई आपको किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो आ जाते हैं इस स्टेट के अंदर, आ जाते हैं का कोई वो जो है ना नहीं है। बेशक आ जाते हो आप, आपने उस टाइम पे भी गुनाह कर दिया, ज्यादती कर दिया, तो यू आर 100% लायबल फॉर दैट ज्यादती, ठीक है। ये इस्लामिक फलसफा है। इस वजह से इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब, कि आपको पता हो कि यार किस किस सिचुएशन में मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा कि मेरा सिंपैथेटिक जो है ना वो हावी हो जाएगा मेरे ऊपर, ठीक है। और आप उस इस सिचुएशन से बचो, क्योंकि अल्लाह ने सिंपैथेटिक जो है ना वो सर्वाइवल के लिए रखा है। जब आपके सामने शेर आ जाए ना, जब आपके सामने हिटलर आ जाए शॉर्ट गन लेके आपके दिमाग के ऊपर रखी हो, उसके लिए ये सिस्टम आपने अल्लाह ने आपको दिया था। आपके शौहर के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपकी दादी के लिए, पुप्पो के लिए नहीं दिया था, बॉस के लिए नहीं दिया था, ठीक है। और मियाँ बीवी तो मतलब क्या मैं कहूँ, इससे बड़ी ज्यादती कोई हो नहीं सकती। सबसे जो ओनली रिश्ता है ना जो एग्जिस्ट करता है पूरी कायनात में, वो है अजवाज, मियाँ और बीवी। और यहीं पे जो है ना हमने टोपियां गिराई हुई हैं, इसी रिश्ते के अंदर जो है ना इंतहा की हमने जो है ना बकवास भरी। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब इसके अलावा कोई अगर कोई पूछना चाहता है या कोई इनपुट देना चाहता है तो वो ओपन टू टॉक है मेरी तरफ से। जी।
मैं कोशिश ये करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में भी अस्सलाम हम लोग। वालेकुम लाइव आवाज़ आ रही है मेरी हिमात भाई? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, आवाज़ आती है। अच्छा महत भाई, ये मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ, ये वाक़या कुरान के अंदर एक और जगह पे भी इसी तरह का, इसी पस मंज़र का एक आया है कि जहाँ पे कुफ़ार मक्का, ये आई थिंक सूरह बनी इसराइल की आयत है कि जहाँ पे कुफ़ार मक्का नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ी सी नरमी करें और हमारे बुतों के मुतालिक जो है ना थोड़ा सा जो है ना आप तारीफ़ कर दें ताकि हमारी इजारादारी कायम रहे। तो वहाँ पे भी जो है ना जिब्राइल इस्लाम जो है ना वही लेके आए थे और कहा था कि अगर जो है ना हमने तुम्हें ना संभाला होता तो तुम जो है ना उनके हक में बोल पड़ते और हम जो है ना तुम्हें इस दुनिया में भी हलाक करते और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह फॉर शेयरिंग द रेफरेंस। और फवाद जो है ना शऊर की स्टेट है, इरादे की स्टेट है, जिसमें हम शऊरन जो है ना इरादा कर रहे होते हैं। इसे वजद भी कहा गया है। जी, फुआद बोलते हैं, फुआद। अच्छा, इसमें एक और चीज़ में बड़े मज़े की जो है ना, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट इसी मूसा वाले वाक़े से मुझे याद आ गया कि हमें लगता है, हम लोगों को लगता ही है कि अगर कोई बंदा किसी इमोशनल डिस्टरबेंस से गुजर रहा है ना, किस उसके ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल कोई गम है उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का भी, उसकी अम्मी अब्बू फौत हो गए नाउजुबिल्लाह, या उसके बच्चों को बेरहम तरीके से किसी को मार दिया गया या कुछ भी, सो व्हाट सो जो भी है, तो उसकी ये शिकायत होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि मेरा ना अल्लाह से बात करने का नहीं दिल चाह रहा, कभी कभार नमाज पढ़ने का नहीं दिल चाह रहा, या कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा नहीं, मतलब एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में है, या बहुत ज़्यादा, वही बात है कि इमोशनल एक ऐसी स्टेट में जो ओवर ड्राइव हुई है बहुत शदीद किस्म की, ठीक है। और उसका जो हल है ना, हम लोग क्या कहते हैं, उसका हल हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो, ठीक है, नमाज पढ़ो, कोशिश करो तहज्जुद में रो, इस तरह की चीज़ें। हम लोग उसको स्पिरिट, इमोशनल प्रॉब्लम का हम लोग उसको स्पिरिचुअल हल दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ने ना, जब ये मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने जब फेंका था ना मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के अंदर, तो एक और सूरत के अंदर अल्लाह ने उनकी स्टेट बताई है ये सारी की सारी, कि उन पे क्या गुजर रही थी, उनके दिल की स्टेट बताई, और वो इमोशनल लेवल पे समझे टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी इमोशनल लेवल पे। और जिस तरह फुआद उनके ऊपर स्टेट आई थी ना, तो फुआद बोलते ही इंटेंस, आपके जो है ना ओवर ड्रिवन इमोशंस को बोलते हैं। तो उस टाइम अल्लाह ने क्या कहा, जो कि हमें अपनी जिंदगियों में और मतलब हर एक को यही बताना चाहिए कि जब आप इमोशनल लेवल पे पूरी तरीके बिखर जाओ ना, तो फिर एक ही सोल्यूशन है उसका। अल्लाह ने कहा कि हम थे जिसने उसके दिल को थामा, ठीक है। अभी हमने पढ़ना रबत ना, हमने उसको जो है ना गिरा लगाई, उसको थामा, उसको स्टेबल किया, उसको पकड़ा। तो स्पिरिचुअल लैडर के ऊपर चढ़ने से पहले आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ योर हार्ट होती है ना, कि आप संभल जाओ, पहले स्टेबल हो जाओ, पहले काम हो जाओ, वो अल्लाह आपको पकड़ के थाम लेते हैं। उसके लिए आपको मांगना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको नबी नहीं होना पड़ता, कोई स्पेशल पावर्स नहीं चाहिए होती, वो अल्लाह हम सब की जिंदगियों में कर ही रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का जो है ना, मैं कहूँगा करम है, रहमत है अल्लाह की, कि जब भी हम सदमे में आते हैं, हम इमोशनली टूट जाते हैं, मगर हमारे दिल को जो है ना थाम लिया जाता है, काम कर लिया जाता है, फिर हम लोग उसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी बिल्ड करने के काबिल होते हैं उसके बाद।
जी आई गेस अगर अब किसी का कोई किसी ने कोई बात नहीं करनी, कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल एंड करते हैं सेशन। मैंने फिर यूनिवर्सिटी भी जाना है। बाकी ये कि रिकॉर्डिंग उमर भाई भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि कोशिश ये होगी कि अगले सेशन में भी जनरल डिस्कशन हो ऑन सिंपैथेटिक एंड उसको किस तरीके से खास जगह पे हम कोर्टिजोल से लिंक करें। आर्टिकल मैंने भेजा आपको, मोटापे से लिंक किया था। आज मैंने बात की डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेज होती हैं, उसका क्या ताल्लुक है। फिर सिमिलरली अगर कुछ चीज़ ऐसी मिली जो मुझे लगा कि वक्त लगाना चाहिए तो लगा लेंगे, और वरना फिर हम लोग दूसरे हार्मोन के ऊपर जाएंगे जहां से आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। वैसे ये सवाल आप लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा। आप लोग भी पता नहीं कैसे जो है तो चीज़ों को सोच रहे हैं, क्रिटिकली थिंक करें और सवालात पूछें कि सांस को देख के क्यों हो जाता है मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन। हालांकि ये तो खतरे का सिस्टम है, उसको देख के क्यों हो जाता है, ठीक है। ये सवाल अभी तक किसी ने पूछा नहीं है कि हाँ हो जाता है, हमने डिस्कशन कर ली, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, खराबियां हो जाती है माशरे में, अल्लाह ने उसके ऊपर भी जो है तो बता दिया कि नहीं बेटा ये ऐसी हरकत नहीं करनी, वो वरना सवाल हो जाएगा आपसे। हमने हर चीज से बता दिया, मगर क्यों हो जाता है। शेर को देखने से और सांस को देखने से सेम इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? ये सबके साथ होता है या मतलब रेयर केसेस में ही होता है? मेरे ख्याल से यहाँ तो सास का इमेज ऐसा बनाया गया होता है शुरू से ही कि वो अक्सर लड़कियों को बताया जा रहा होता है ना कि तुम्हारी सास तुम्हें सही सेट करेगी। तो मेरे ख्याल से वही जो बात है वो माइंड में होती है शायद इस वजह से। जी जी, इसका जो जवाब है ना वो अगले 2-4 सेशंस में होगा, और फिर आपको डॉट जो है ना कनेक्ट हो जाएगा कि कोर्टिसोल फिर सिंपैथेटिक कैसे जो है ना हमें तकलीफ देता है। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वो इसलिए होता है कि वो उनके कंफर्ट जोन में जो है वो उनकी जो कंफर्ट प्लेस होती है उसमें इंटरफेयर करते हैं, और उनको फिर वो खतरा होता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन खराब कर देंगे, और मैं फिर वो स्ट्रेस में चले जाती हैं। ओके, कंफर्ट जोन के ब्रीच होने से याद रखिएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं टर्न ऑन होता, ठीक है। कंफर्ट जोन ब्रीच करना चाहिए हमें, और वो चलें अलग है आपके थ्रेशोल्ड्स बनाने के लिए। इसके पीछे जो वजह नहीं है ना, देखें, वो मतलब एक उनका पीस लेवल चल रहा होता है, लेकिन वो बीच में आके कोई ऐसे मसले खड़े कर देती हैं जिससे उनका पीस लेवल खराब होता है, और जी जी उनके और उनके हस्बैंड में फाइट्स वगैरह होती हैं, तो फिर वो ऐसे। जी जी, इसकी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लड़की है शादी के बाद, अगर वो 12 बजे उठ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 बजे उठ के आती है, और सास है और जो उसके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी देर से क्यों उठ के आ रही हो, हमारे घर में रिवाज है सुबह 8 बजे उठने का, ठीक है। तो ये कंफर्ट जोन ही ब्रीच हुआ है उसका, ये कुछ और हुआ है उसके साथ, और ये चीज जो है ना सिंपैथेटिक उसका ऑन करेगी, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, जहां पे प्राइवेसी ब्रीच होगी ना वहां पे एक थ्रेट आ जाएगा आपको एक चीज से। वो चीज क्या है वो फिर मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, अनक्लियर। तो ये सिर्फ सास को मतलब बहू देखेगी सास को तभी तो नहीं होगा, सास भी बहू को देखेगी तब भी तो ऐसा हो ही जाता है। और इनफैक्ट अगर कंफर्ट लेवल की बात है तो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है जिसके वजह से हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको देख के भी यही चीज होनी चाहिए फिर तो। अच्छा आप महत देखें भाई प्राइवेसी दरअसल ना जो जो हमारी जो डर की डेफिनेशन या जो भी इब्तदाई डेफिनेशन हम ले रहे होते हैं वो घर से ले रहे होते हैं, फियर और फैसिनेशन की। तो वहाँ जो है ना हमने सेट की होती हैं अपने इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, ये हमारी यहाँ जो है ना चीज़ें मेमोरी सेव होती है। वहाँ से हम इखलाकियात भी ले रहे होते हैं, हमारे कंफर्ट जोन वहाँ वहीं से सेट होते हैं, हमारे डर और फैसिनेशन भी। तो फिर दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारी ज़िंदगी के अंदर जो वाक़या होता है, फिर वो हम उसी डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना से ले रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ मेरा डर है, फ़लाँ चीज़ मेरी प्राइवेसी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये टूटेगा तो मेरे साथ ये होगा, मेरा रिएक्शन ये होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपका एक और हार्मोन है जो
एक और हार्मोन है जो आपकी ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, जो बिलाल भाई ने बताई है ना, कि वो डिसाइड करता है कि फियर क्या है आपका। वो डिसाइड करता है कि क्या मामलात जो है, तो आप खुश होने चाहिए, अफसोस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट या फिर उससे भी नेक्स्ट। जी बिल्कुल, खदीजा मैम ने जो बोला है बिल्कुल सही बात बोली है कि स्टिमुलस चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, सिमिलर रिस्पॉन्स आता है आपके पास। वैसे मेंटल स्टिमुलस भी जो है ना वो फिजिकल ही होता है, सम सॉर्ट ऑफ, कि आप जो है ना अपनी अम्मी की शक्ल जब बिगड़ती हुई देखती है ना, कि ये तो अच्छी खासी खेल रही थी, मुस्कुरा रही थी, बड़ी खुश थी, मुझे बड़ा देख के अच्छा लग रहा था कि मेरी अम्मी खुश है। जैसे ही पप्पो आई तो अचानक से इनकी हंसी जो है ना वो स्माइली फेस उल्टा हो गया अचानक। ये जो है ना ये आपके पास फिजिकल स्टिमुलस ही होता है। हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपका मेंटल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्लाइट और फाइट करने तो नहीं बैठे हुए थे। आपने अपनी पुप्पो को मारना थोड़ी था उठ के, या उनसे भाग थोड़ी जाना था कि वो आएंगे आप भाग देंगे, ऐसा तो नहीं होना था ना। मगर आपको समझाया गया कि ऐसे ही करना। वो कैसे समझाया गया, वो जिससे बिलाल भाई बता रहे हैं, उसकी डिटेल जो है ना फिर हम लोग देखेंगे। चले ठीक है, मेरे ख्याल फिर सेशन एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अपना अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।